स्वागत है साथियों। हम सभी अपनी इन क्लासेस के माध्यम से लगातार यूपी जीडीसी की जो लिखित परीक्षा होने वाली है उसके प्रश्नोत्तरों के जो प्रारूप हो सकते हैं वो यहाँ पर देख रहे हैं, उसका अध्ययन कर रहे हैं। इस क्रम में हमने अब तक लगभग 5 प्रश्नों को हल कर लिया है और देखा कि कौन कौन से प्रश्न आदिकाल से महत्वपूर्ण हैं, जो पूछे जाने की संभावना है जिनकी, और उनके उत्तर हम कैसे लिखें। उसी क्रम में आज की ये हमारी क्लास होगी और ये पुनर्नवा बैच आप देख रहे हैं। पुनर्नवा बैच में हम लिखित परीक्षा के जो भी एक प्रारूप हो सकते हैं, कैसे प्रश्न बन सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम लगातार देख रहे हैं। तो इस बैच से जुड़ने के लिए आज ही संपर्क करें और यूपी जीडीसी की परीक्षा की तैयारी शुरू कर दीजिए। तो देखते हैं इस क्रम में आज का जो हमारा प्रश्न है वो है, पृथ्वीराज रासो की अप्रामाणिकता संबंधी विवाद क्या है। यानी जो पृथ्वीराज रासो के विषय में प्रामाणिकता अप्रामाणिकता की बातें उठती हैं, जो विवाद है वो क्या है, इसका सटीक विवेचन कीजिए। तो मान के चलिए कि जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे जीडीसी की परीक्षा में वो 200 शब्दों में लिखने होंगे और जो लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे वो आपको 125 शब्दों में लिखने होंगे। तो साथियों, आपको जो अपनी उत्तर लेखन की शैली होगी वो इस तरह से रखनी होगी कि आप 125 शब्दों में लघुत्तरीय प्रश्नों के उत्तर सटीक ढंग से, जो बेहतर तथ्य हों उन्हें ही दें। अनावश्यक बातें, अनावश्यक शब्द न लिखें, उन्हें लिखने से बचें, क्योंकि उत्तर लेखन जैसा हमने कहा कि ये कला है। इस कला को डेवलप करें प्रश्नों के साथ। अपने आप भी आप प्रयास करें कि आप जब अपनी हैंड राइटिंग में 125 शब्द में या 200 शब्दों में लिखते हैं तो वो कैसे लिखते हैं, कितने पेज में आपका उत्तर पहुंचता है। तो ये सब मूल्यांकन लगातार अगर आप जुलाई अगस्त में कर लेंगे तो सितंबर में परीक्षा के दौरान आपको बहुत आसानी होगी। तो क्या है ये विवाद प्रामाणिकता अप्रामाणिकता संबंधी, उसे हम यहाँ पर देखेंगे कि उत्तर के रूप में हम कैसे इसे लिख सकते हैं। तो ध्यान देंगे, जैसे हम देखेंगे कि हम यहाँ क्या लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि पृथ्वीराज रासो में वर्णित घटनाओं, कौन कौन सी घटनाएं? सोमेश्वर का दिल्ली के तोमर राजा अनंगपाल की पुत्री से विवाह होना, पृथ्वीराज का अपने नाना की गोद जाना, संयोगिता हरण और चौहानों का अग्निकुंड से उत्पन्न होना। ये सारी बातें जो वर्णित घटनाएं हैं तथा जो उसमें संबंध दिए गए हैं वो असंगत सिद्ध होते हैं। यही असंगतता ही उसकी जो प्रामाणिकता पर संदेह पैदा करता है और अप्रामाणिक सिद्ध करने के लिए कारण बनता है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भी अपनी पुस्तक में यही कारण बताते हुए लिखा कि उसमें जो वर्णित घटनाएं हैं पृथ्वीराज रासो में और उनसे संबद्ध जो सन है, उसका जो समय है, ये असंगत प्रतीत होते हैं। तो हमने यहाँ पर आपके लिए वो घटनाएं यहाँ पर लिख दिए हैं, यहाँ पे टाइप कर दिया है जिन पर विवाद होते हैं, जिन पर विवाद है कि ये संगत नहीं है। तो इन्हें आपको ध्यान रख लेना होगा। तो ये घटनाएं और संबद्ध असंगत सिद्ध होते हैं और इसके विषय में शुक्ल जी की पुस्तक में लिखा कि 16वीं शताब्दी में लिखा गया एक जाली ग्रंथ माना जा रहा है। यानी पृथ्वीराज रासो के विषय में कहा जाने लगा कि ये पृथ्वीराज चौहान के दौर की रचना न होकर के 16वीं शताब्दी का में लिखा हुआ एक जाली ग्रंथ है। इसके भाषा को लेकर के भी प्रश्न उठे कि भाषा को देख करके तो और लगता है कि ये पूरी तरह से जाली ग्रंथ है जो कि 16वीं शताब्दी में लिखा गया प्रतीत होता है। ऐसा मानने वालों में आचार्य शुक्ल भी शामिल हैं। तो देखिए, हम इसकी अप्रामाणिकता और प्रामाणिकता संबंधी जो विवाद है उसके विषय में इस रूप में अपनी बातों को आगे बढ़ा सकते हैं। आगे देखेंगे कौन सी जानकारी और इसमें हम लिख सकते हैं। जैसे उन्होंने यह भी लिखा, यानी शुक्ल जी ने यह भी लिखा कि इस ग्रंथ में इतिहास विरुद्ध कल्पित घटनाओं की भरमार दिखाई पड़ती है। तो शुक्ल जी ने ये बात पृथ्वीराज रासो के विषय में लिखी कि इसमें इतिहास विरुद्ध कल्पित घटनाओं की भरमार दिखाई पड़ती है, जिससे यह ग्रंथ जाली सिद्ध होता है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने पृथ्वीराज रासो को जाली ग्रंथ भी कहा है। ठीक है, और आगे इसके विषय में तथ्य आवश्यक है कि पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा इसमें वर्णित घटनाओं और संवतों में मेल न होने के कारण भाटों की कल्पना मानते हैं। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो कि संगत न होने के कारण, इतिहास विरुद्ध होने के कारण ये पूरी तरह से पृथ्वीराज रासो अप्रामाणिक, इतिहास की दृष्टि से अप्रामाणिक सिद्ध होने लगता है। तो इतनी बातें हम लिखते हैं। आगे इसमें हम कुछ और बातें लिखते हुए
अपना उत्तर आगे बढ़ा सकते हैं कि इस संबंध में एक उल्लेखनीय रचना की खोज हुई जिसका नाम है पृथ्वीराज विजय। अब ये प्रामाणिकता अप्रामाणिकता का जो ये विवाद है पृथ्वीराज रासो का, उसमें आग में घी का काम करता है ये पृथ्वीराज विजय। इसके रचयिता जयानक हैं। दरअसल पृथ्वीराज विजय के में जो वर्णित पृथ्वीराज के जीवन से या उस दौर की जो घटनाएं हैं उनसे संबंधित जो भी संवत हैं वो बहुत मेल खाते हुए हैं। यानी जो इतिहास की पुस्तकों में जो प्रमाण, शिलालेखों में, दानपात्रों में जो सन अंकित हैं, जो संवत अंकित हैं, उनसे पृथ्वीराज विजय जो ये जयानक की रचना है इनका मेल है। लेकिन पृथ्वीराज रासो में जो सन दिए गए हैं उनमें मेल नहीं मिलता है। तो पृथ्वीराज विजय के विषय में कहा गया कि ये कश्मीरी विद्वान, इनकी रचना पृथ्वीराज विजय संस्कृत में लिखी गई और यही प्रामाणिक है, इसकी घटनाएं प्रामाणिक हैं, इसके सन प्रामाणिक है। इस रचना में आए हुए संवत और घटनाएं ऐतिहासिक दृष्टि से संगतपूर्ण है। इसी रचना के आधार पर पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता पर सवाल उठाए गए। सवाल उठाया गया कि पृथ्वीराज विजय काफ़ी हद तक सुसंगत है इतिहास की दृष्टि से, संवत की दृष्टि से, बजाय पृथ्वीराज रासो के। ठीक है। इसके अलावा भी विभिन्न शिलालेखों और दानपात्रों में अंकित संवत से भी पृथ्वीराज रासो के संवत असंगत सिद्ध होते हैं, जिससे इसकी ऐतिहासिक प्रामाणिकता पर संदेह सिद्ध होने लगता है। तो जो दानपत्र और जो शिलालेख मिल रहे थे उनमें जो सन अंकित हैं वो पृथ्वीराज विजय से मिलते जुलते हैं और पृथ्वीराज रासो से नहीं मिल रहे हैं। इसलिए सभी विद्वानों ने, प्रायः कई विद्वान हैं जिन्होंने इस पर आपत्तियां दर्ज की कि ये प्रामाणिक नहीं है। ठीक है। अब कौन प्रामाणिक मानता है, कौन प्रामाणिक नहीं मानता है, ये विवाद एक अलग विषय है। ये वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है। उसे आप लोग देख लीजिएगा या फिर हम किसी अन्य क्लास में भी बता देंगे। तो हमारा जो उद्देश्य था वो इस प्रश्न को लिखना, इस प्रश्न के विषय में लिखना कि प्रामाणिकता संबंधी विवाद क्या है, सटीक विश्लेषण करना है। ठीक है। ये एक प्रश्न हो गया। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न यदि हम देखें आदिकाल से संबंधित कि विद्यापति के कृष्ण पर टिप्पणी लिखिए। मान लीजिए 200 शब्दों में टिप्पणी लिखने को आ गया। 200 शब्द माने जीडीसी की परीक्षा में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। अब हमें क्या लिखना है विद्यापति के कृष्ण के विषय में। तो सबसे पहले हम विद्यापति के विषय में जो अध्ययन करते हैं हमारी कुछ जानकारियां पुख्ता होनी चाहिए कि किसने क्या कहा है। लगभग अगर ये बातें हम कंप्लीट कर लेते हैं, इसे हम ध्यान रखते हैं, तो हम अपने तर्कों के आधार पर एक उत्तर बना सकते हैं। ठीक है। तो देखते हैं कि विद्यापति के जो कृष्ण हैं वो किस रूप में प्रकट होते हैं विद्यापति के काव्य में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार विद्यापति मूलतः श्रृंगार रस के कवि हैं। शुक्ल जी तो इन्हें श्रृंगार रस का कवि ही मानते हैं, क्योंकि लिखते हैं ना कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल इतने सस्ते हो गए हैं कि कोई भी चढ़ाकर इन्हें, तो ये कथन शुक्ल जी का बहुत प्रसिद्ध है। उसी के आधार पर ये सिद्ध उन्होंने किया है कि श्रृंगार रस के कवि हैं विद्यापति। उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास में यह स्पष्ट किया कि विद्यापति की पदावली पर किसका प्रभाव है? गीत गोविंद का प्रभाव, जहाँ कृष्ण का स्वरूप मुख्यतः राधा के प्रेमी के रूप में उभरता है, न कि भक्तों के आराध्य ईश्वर के रूप में। तो प्रेमी प्रेमिका के रूप में ही कृष्ण नामना उल्लेख है, नाम का उल्लेख है कृष्ण और राधा का, लेकिन उसमें बच्चन जी लिखते हैं कि मांसल प्रेम की अभिव्यक्ति है, कामुकता है, वासनाजन्य प्रेम है, नगेंद्र की पुस्तक में लिखा है। शुक्ल जी भी यही बात मानते हैं कि भक्तों के आराध्य ईश्वर के रूप में नहीं है बल्कि राधा के प्रेमी के रूप में उनका चित्र उभरता है। शुक्ल जी का मानना है कि विद्यापति शैव थे। उन्होंने कृष्ण विषयक पदों की रचना भक्ति की अपेक्षा श्रृंगार के उद्देश्य से की है, यानी वो तो शैव थे। तो इस दृष्टि से कई लोगों ने कहा कि शैव थे, बावजूद इसके राधा कृष्ण पर उन्होंने लिखा, तो वे महान वैष्णव कवि भी हैं। लेकिन ये बात काफ़ी हद तक सही नहीं है, क्योंकि उन्होंने नामना उल्लेख किया है। ये बात बार बार आई है कि नाम का उल्लेख करके उन्होंने कामुकतापूर्ण प्रेम की अभिव्यक्ति की है अपने काव्य में। उनके पदों में राधा कृष्ण का संयोग वियोग, रूप सौंदर्य, यौवन, प्रेम विलास, मान मनुहार अत्यंत सजीव एवं कलात्मक चित्रण इसका मिलता है।
कई स्थानों पर नखशिख वर्णन और शारीरिक आकर्षण की प्रधानता दिखाई पड़ती है। अब आप इस बात को देखेंगे तो बच्चन जी लिखते हैं कि विद्यापति की कविता का स्थापत्य श्रृंगारिक है। उसे आध्यात्मिक कहना खजुराहो के मंदिरों को आध्यात्मिक कहना है। यानी खजुराहो के मंदिरों में जिस तरह के चित्र हैं उन्हें अगर कोई आध्यात्मिक कहे तो क्या ही कह सकता है। तो ऐसे ही विद्यापति के काव्य में जो चित्र आए हैं, जो मानसल प्रेम की अभिव्यक्ति हुई है, उसे आध्यात्मिक कहना मतलब मूर्खतापूर्ण है। खजुराहो के मंदिरों को भी आध्यात्मिक कहना है। ये बात बच्चन जी लिख रहे हैं और वे लिख रहे हैं कि विद्यापति शैव थे, अतः उन्हें वैष्णव नहीं कहा जा सकता। पदावली में ध्यान दीजिएगा कि वहाँ यहाँ से बच्चन जी की जो बात है उससे स्पष्ट होगा कि विद्यापति के कृष्ण कैसे थे। तो लिख रहे हैं कि उन्हें वैष्णव नहीं कहा जा सकता। पदावली में श्रृंगार के ऐसे इंद्रियोत्तेजक चित्र खींचे गए हैं कि यदि उन्हें भक्ति काव्य कहा जाएगा तो श्रृंगार काव्य का क्या होगा। इंद्रियोत्तेजक चित्र यानी राधा कृष्ण के प्रेम को प्रकट करते हुए इंद्रियोत्तेजक चित्र जहाँ पर प्रस्तुत किए गए हों, वहाँ पर कृष्ण का जो स्वरूप है वो केवल नाम का उल्लेख है, ठीक है, जिससे लौकिक प्रेम का प्रभाव अधिक स्पष्ट होता है, आध्यात्मिक नहीं। शुक्ल जी के अनुसार यह काव्य दरबारी वातावरण और रसिक अभिरुचि के अनुकूल था तथा संभवतः राजा शिव सिंह और रानी लक्ष्मा देवी के प्रेम जीवन से भी प्रेरित था। इसलिए वे निष्कर्ष देते हैं कि विद्यापति के कृष्ण मुख्यतः श्रृंगार रस के नायक हैं, जिनका चित्रण आध्यात्मिक या भक्तिपरक कम और लौकिक प्रेम तथा सौंदर्य के कलात्मक रूपांकन के रूप में अधिक महत्वपूर्ण है। तो क्या है कि आध्यात्मिक या भक्तिपरक कम है, लौकिक प्रेम और सौंदर्य का कलात्मक रूपांकन अधिक प्रतीत होता है। अब ये बातें बार बार बच्चन जी की पुस्तक में भी और नगेंद्र की पुस्तक में भी लिखा गया कि वासनाजन्य चित्र उन्होंने राधा कृष्ण के बहाने खींचा हुआ है। और यही बात बच्चन जी लिख रहे हैं कि उनके श्रृंगार में यवनोन्माद का शारीरिक आमंत्रण है, संभोग का सुख है, विलास की विभलता है, वियोग में स्मृतियों का संबल और भावुकतापूर्ण तन्मयता है। तो जहाँ पर ऐसी अभिव्यक्ति हुई हो वहाँ पर कृष्ण का वो रहस्यवादी, आध्यात्मिक या भक्तिपरक कोई स्वरूप नहीं हो सकता, ऐसा विद्वानों का मानना है। हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रमुख साहित्य इतिहासकारों ने ये बातें लिखी हुई हैं। तो साथियों, ऐसे आप 200 शब्द में अपने उत्तर को लिख सकते हैं, जहाँ पे आपको इन सारे चीज़ों की थोड़ी सी जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। उत्तर को आप अपनी कलात्मकता के साथ, अपने विचारों के साथ भी बना करके लिख सकते हैं। तो यहाँ एक प्रारूप आप इन प्रश्नों के उत्तर का देख सकते हैं। खुद भी आप प्रयास करें, खुद भी लगातार लिखने की प्रैक्टिस करें और देखें कि आप अपनी हैंडराइटिंग में 200 शब्दों को कितने पेज तक लेके जाते हैं, कितने पेज में आप लिखते हैं। तो आपको शब्दों को काउंट नहीं करना पड़ेगा बार बार परीक्षा में कि आप 200 शब्द लिख रहे हैं या 250 लिख रहे हैं, अनुमान आपको हो जाएगा। इस अनुमान के लिए आपको लगातार अपने हैंडराइटिंग में लिखना होगा, अभ्यास करना होगा। और हम लगातार अपनी इस बैच के माध्यम से कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, आयोग में कैसे प्रश्न पूछे गए हैं अब तक, जो पिछला पेपर हुआ होगा उसका भी सॉल्यूशन हम देखेंगे, उसके भी उत्तर हम यहाँ पर लेकर के आएंगे। साथ ही विभिन्न विश्वविद्यालयों में आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, काव्यशास्त्र, लोक साहित्य, इन सभी से कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उन सभी को हम कलेक्ट करके आप सभी के लिए प्रोवाइड कराएंगे और आप सभी इनका उत्तर लिखिएगा। एक आदर्श उत्तर की कोशिश हम भी करेंगे आप सभी के लिए उपलब्ध कराने का। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो क्लास में। इस बैच को ज्वाइन करें और जो लोग भी हिमाचल प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग भी लिखित परीक्षा की जो प्रारूप हैं, लिखित प्रश्नों के उत्तर हैं, उन्हें लिखने की प्रैक्टिस इस बैच के माध्यम से कर सकते हैं। और यूपीजीडीसी की रिटर्न परीक्षा के लिए तो स्पेशल बैच ये है ही। तो पुनर्नवा बैच को ज्वाइन करने के लिए हमारे नंबर पर संपर्क करके आज ही बैच से जुड़ें। 1 जुलाई से लगातार ये क्लास चलने वाली है। नमस्कार।